इस लॉकडाउन में अगर लोगों को किसी चीज़ की याद आ रही है तो वो है उनका गांव। इसी तरह कई दिनों के इंतज़ार और मशक्क़त के बाद हमारे परिवार को गांव जाने के लिए ई पास यानी टिकट मिला। मुंबई शहर में कोरोना का फैलाव कई तेज़ी से हो रहा है, इसलिए हमने गांव जाने का तय किया। माँ ने पैकिंग ऐसी की जैसे हम हमेशा के लिए वहाँ बसने जा रहे हैं। उन बड़े बड़े बैगों के साथ हमने कैसे सफ़र किया हमें ही पता। सुबह सुबह हम पहुंचे तो देखा कि दादाजी बस अड्डे पर ही हमारी राह देखते हुए खड़े हैं। उन्होंने हमारी भारी भरकम बैग अपने कंधे पर रखी और हम घर की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में घर पहुंचने पर हमारे थके हुए शरीर को थोड़ी राहत मिली। हमें अब 14 दिन तक घर से बाहर न निकलने का आदेश गांव के सरपंच जी से मिला, ताकि गांव में कोरोना फैलने की संभावना ना हो। 2 घर होने के कारण एक घर में दादा और दादी रहने गए ताकि वो हमारे संपर्क में ना आ सके, और दूसरा घर जो थोड़ा बड़ा है वहाँ हम रहने लगे। खाने की व्यवस्था कुछ दिनों के लिए दादाजी ने अच्छे से कर रखी है ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। कुछ दिन बीत गए और आज होम क्वारंटाइन का आखिरी दिन है। पिछले कुछ दिनों से मैं और मेरी बहनें घर पर कुछ ना कुछ करते रहते ताकि हम उबा ना जाए, यानी बोर ना हो जाए। जैसे कभी सभी मिलकर लूडो खेलते, या कभी सभी इस बड़े से घर में लुका छुपी खेलते, कभी नए नए खानों के पदार्थ बनाते, तो कभी कभी टिकटॉक से ही काम चलाना पड़ता। इन्हीं सारी गतिविधियों में 14 दिन कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं चला। हम फोन पर लूडो खेल ही रहे हैं कि उस पर किसी का कॉल आया। फोन उठाने पर आवाज सुनते ही मैं पहचान गई कि दूसरी तरफ से वानी बात कर रही है। वानी गांव में ही रहने वाली मेरी बचपन की सहेली। हमारी बातें चल ही रही है कि वानी ने कहा, कल चले तारा पर मस्ती करने। वानी के इस वाक्य से मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। जरूर जाते हैं, कई साल हो गए मुझे वहां गए हुए, मैंने वानी को खुशी से कहा। दरअसल तारा यह एक बड़ी सी जगह है जहां बस सूखे विशाल पेड़ों की फौज है, और उस बड़े से जगह के बीच एक गहरा सा गड्ढा है जहां बरसात के वक्त काफी पानी भर जाता। तारा हमारे इसी घर के पीछे की दिशा में है जहां मैंने और वानी ने बचपन में अक्सर खूब खेला। दादा और दादी हमें उस जगह पर जाने से रोकते थे, पर वो जगह हमें इतनी पसंद थी कि हम चुपके से बिना उन्हें खबर लगे वहां पर जाते। गांव वालों के विचार उस जगह के बारे में कुछ ठीक नहीं थे। उन्हें लगता कि वहां कई बुरी सायाओं का वास है, पर मुझे और वानी को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। वानी ने फोन रखने से पहले कहा कि कल ठीक शाम के 4 बजे वो तारा पर मेरा इंतजार करेगी। रात हो गई है और तारा पर जाने की बात से मैं इतनी उत्साहित हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही। आंखें बंद करने पर तारा पर बिताई पुरानी खुशी से भरी यादें झलक रहे हैं। सुबह उठकर मैंने जब मेरी बहन आशा और पलक को मेरी और वानी की आज शाम की मुलाकात के बारे में बताया, तो वो मेरे साथ तारा पर आने के लिए जिद करने लगी। घंटों विनती करने के बाद उन्होंने आखिर मुझे मना ही लिया। शाम के 4 बजे मैं अपनी बहनों के साथ अब पिछले दरवाजे से तारा की तरफ बढ़ने लगी। वहां पहुंची तो देखा कि वानी मेरा इंतजार कर रही है। उसे देखकर काफी खुशी हुई, और हमारी यादों के किस्सों में कब वक्त बीता समझा ही नहीं। बातों बातों में शाम के 6 बज गए और थोड़ा अंधेरा फैलने लगा। तभी वानी ने कहा, चलो हम सब मिलकर लुका छुपी खेलते हैं। ये सुनकर आशा और पलक में एक उत्साह सा जाग गया, क्योंकि वो दोनों कई देर से वानी और मेरे बचपन के किस्से सुनकर काफी बोर हो गए थे। तय हुआ कि वानी हम सबको ढूंढेगी। जैसे ही वानी डेंदे ने थोड़ा दूर गई, हम सब छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे। पलक को मैंने डांट कर किसी और जगह जाने के लिए कहा, क्योंकि वो बस मेरे पीछे आ रही है। जैसे ही पलक वहां से गई, मैंने नजदीक के एक पेड़ के ऊपर छुपने का सोचा और उस पेड़ पर आसानी से चढ़ गई। कुछ देर बीत गया और वानी अब भी मुझे ढूंढ नहीं पाई है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे सूर्य की रोशनी और कम होने लगी और ठंडी हवाओं ने वातावरण में अपना डेरा जमाया। मुझे सामने के एक विशाल पेड़ से कुछ आवाज आने लगी। मैंने अपना सर ऊपर कर देखना चाहा कि वहां क्या है, पर पेड़ों की डालियों की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा। अब मैंने अपना शरीर थोड़ा नीचे झुकाया और ऊपर की तरफ देखा तो मेरी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। धड़कनें थम जाएगी
ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस बड़े से पेड़ पर हूबहू मेरी तरह दिखने वाली एक लड़की बैठी है। हूबहू मेरी तरह, पर उसके होठ दोनों तरफ से कटे हुए हैं। उसकी नजरें बस मुझ पर ही टिकी है, बल्कि जरा भी नहीं चिपका रही। मैं चीखना चाह रही हूँ, पर चीख नहीं पा रही, जैसे उसने अपने आंखों से मेरे शरीर को जकड़ लिया हो। अब उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और मुझे पास आने का इशारा कर रही है। मैं इतना डर गई यह नज़ारा देखकर कि बिना सोचे ही मैंने उस पेड़ से छलांग लगा दी और चीखते हुए घर की तरफ भागने लगी। उस छलांग की वजह से मेरे पैरों से खून रिसने लगा है, पर डर इतना है कि दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। मेरी चीख की वजह से वानी, पलक और आशा मेरे पीछे दौड़ने लगे। घर पहुंची तो डर की वजह से अब भी दिल जोरों से धड़क रहा है। क्या हुआ सिम्मी, तू इतना डर क्यों गई है? पीछे से वानी ने आते हुए मुझसे पूछा। वानी और बहनों को अगर सच बताया तो वो डर जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें झूठ बताया कि सांप देखकर मैं डर गई और वहां से भाग आई। माँ पिताजी के साथ साथ अब बहनें भी मुझ पर हंसने लगी और मैंने भी थोड़ा मुस्कुराकर सब ठीक है ऐसा जताया। रात का खाना खाकर अब मैं और पलक छत पर टहलने लगे ताकि दादी के हाथ का स्वादिष्ट खाना थोड़ा पचा सके। कल फिर से चले हम तारा पर, काफी सुंदर जगह है वो, पलक ने मुझसे पूछा। ये सुनकर मेरे पसीने छूटने लगे, क्योंकि मुझे आज शाम की घटना याद आई जिसे मैं कई देर से भ्रम समझ के बुलाना चाह रही हूँ। मैंने पलक को थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, कल नहीं, किसी और दिन चले जाएंगे। मेरा इतना कहना भरी था कि तभी नीचे से आवाज आई, पलक जरा नीचे तो आना। माँ की ये पुकार सुनकर वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। अब मैं छत पर अकेले ही टहल रही हूँ कि मेरी नजर तारा की तरफ गई। सुबह जितनी सुंदर दिखती है वो जगह, उतनी ही खतरनाक वो इस अंधेरे में दिख रही है। तारा ने जैसे मंत्र मुक्त कर लिया हो मुझे। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जल्द से जल्द छत से नीचे जाना चाहिए। जैसे ही मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए सीढ़ियों की तरफ, वैसे मुझे छत के किनारे से कुछ आवाज आने लगी, जैसे कोई चीज किसी दूसरी चीज से घस रही हो। मैं अब धीमे कदमों से उस किनारे की ओर जाने लगी जो तारा की ही तरफ है। मैं अब जैसे ही किनारे की तरफ पहुंची और छत से नीचे देखा, मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दीवार से लगे एक पाइप पे मुझे एक औरत ऊपर चढ़ती हुई दिख रही है, होठ दोनों तरफ से कटे हुए, जिससे उसकी मुस्कान काफी भयानक लग रही है। वो बस मेरी तरफ ही देखते हुए ऊपर की ओर आ रही है। मैं जल्द से जल्द सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आई और अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर चद्दर अपने ऊपर ओढ़ लिया और रोने लगी। सभी मेरे कमरे में आकर मुझसे मेरे रोने का कारण पूछ रहे हैं, पर मुझे उन्हें कुछ बताने की हिम्मत नहीं हो रही। किसी तरह मैंने उन्हें सिर्फ अभी छत पर घटित घटना के बारे में बताया। दादाजी को पूरा मामला समझ गया और उन्होंने बताया कि तारा जिस जगह पर है वहां पुराने जमाने में काला जादू किया जाता था और कई लोगों की बलि ली गई थी। वहां ये भी कहा जाता है कि वहां एक ऐसा साया है जो किसी भी इंसान का हूबहू रूप लेकर उन्हें कुछ ही दिन में मार देता है। यह सुनकर मैं कांपने लगी, क्योंकि मैंने भी रूप बदलने वाले साये को आज दोपहर को देखा था। दादाजी की ये बात सुनकर सभी मुझे घेर कर समझा रहे हैं कि मैं उस जगह पर फिर से कभी ना जाऊं, कि तभी उनके बीच से मैंने दरवाजे पर खुद को मुस्कुराते हुए झांकते देखा।